तो उसमें क्या देखा फिर? जैसे जैसे एक एक जो जो सूर्य सूर्य है है सर, वो सर वो सेवेंथ सेवेंथ हाउस में हाउस में है है विथ विथ लियो। लियो। ठीक है। लियो तो लियो तो उनकी वो उनकी वो स्वर स्वर अश्विनी अश्विनी होगी, होगी सूर्य सूर्य की। की। और वो और वो सेवेंथ सेवेंथ हाउस में हाउस में है। है। ठीक है। और सेवेंथ सेवेंथ हाउस हो हाउस हो गया गया जैसे जैसे स्पाउस स्पाउस का, का, पार्टनरशिप पार्टनरशिप का। का। तो तो और और जैसा जैसा आपने आपने बताया था, बताया था इसमें ये इसमें ये अच्छी अच्छी उतनी उतनी नहीं नहीं होती है, होती है, मतलब मतलब इन इन स्पाउस स्पाउस के के नजरिए नजरिए से। से। बाकी बाकी पार्टनरशिप के पार्टनरशिप के शायद शायद नजरिए से नजरिए वो से वो थोड़ी थोड़ी बेटर बेटर होती है। होती है। जैसे ये जैसे ये काम काम त्रिकोण में त्रिकोण में पड़ती है। पड़ती है। मैंने इतना मैंने ही इतना ही डिकोड किया। डिकोड किया। नहीं, सही है। अब देखिए, सूर्य हमारे जो हैं, पहले तो बैठे हैं सप्तम भाव में। जी ठीक है। तो सेवेंथ हाउस हम जान रहे हैं कि काम त्रिकोण है। जी जी ठीक है। स्पाउस का घर है, स्पाउस का घर है। जी ठीक है। और हमसे अपोजिट घर है, लग्न का अपोजिट है। जी तो कहीं ना कहीं वो एक मारक स्थान भी है। सप्तम भाव जो होता है वो मारक स्थान भी होता है। जी 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 आपने आपने बताया था बताया था जी। जी। है ना? क्योंकि वो लग्न का क्या सर, है, अपोजिट मारक मारक स्थान से स्थान से मतलब क्या मतलब क्या होता है? होता है? जो मारता है। अच्छा, अच्छा, मतलब मतलब मृत्यु मृत्यु वाला क्या? वाला क्या? हाँ। अब मृत्यु देखने में तो कोई घटना जैसी लग सकती है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कौशिक जी, चिंता मत करिए। जय श्री राम। अब मृत्यु देखने में तो वन टाइम इवेंट लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या मृत्यु वन टाइम इवेंट है? ऐसा तो है नहीं। नहीं। हर क्षण तो मृत्यु होती है ना। इस समय आपके बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स मर रहे हैं। जी जी हर क्षण मृत्यु हो रही है, और रीजनरेट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। जी हर समय सृजन हो रहा है। ठीक है। तो सप्तम भाव से जो मारक का भाव की बात हो रही थी, वो बेसिकली क्या है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वही मृत्यु है। बेसिकली जी मृत्यु क्या है? आपके लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। अच्छा। अच्छा। मृत्यु क्या है? आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, जिसको आप पार नहीं कर सकते इस शरीर के साथ में। है ना? आपके इस शरीर का ऑब्स्टेकल है, वो लास्ट ऑब्स्टेकल। आप अपने जीवन के सारे ऑब्स्टेकल पार करते चले गए हैं, लेकिन मृत्यु पर जाकर के इस शरीर का काम खत्म हो जाएगा, वो उस ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पाएगा। जी उस ऑब्स्टेकल को केवल आत्मा ही पार करती है, जीव पार करता है। जीवात्मा, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वही पार करती है, फिर नया बर्थ लेती है ना? तो जी अब सन, सन इन सेवेंथ हाउस, अगर सन सेवेंथ हाउस में गया, पहला तो समझिए कि जो हमने बातें करी थी, एक तो हमने सबसे पहली बात क्या करी थी, कोर एनर्जी के बारे में। जी जी तो वो कहाँ चली गई है? हमारे लग्न से जस्ट ऑपोजिट। है ना? लग्न से ऑपोजिट चली गई। ठीक है। तो क्या हो गई है? एक नेचुरल डेफिसिट आ गया है। एनर्जी जो होगी व्यक्ति की, वो नेचुरल डेफिसिट में चली गई है, डाउन हो जाएगी। ठीक है। जो अगर लग्न में सूर्य रहता, तो जो व्यक्ति के पास एनर्जी रहती और जो सप्तम भाव में जाने पर एनर्जी रहेगी, दोनों में अंतर आ जाएगा। दूसरा क्या था? हमने सन से देखा था प्रकाश। है ना? तो हमने बात करी थी कि ऐसे व्यक्ति का घर में अच्छे रोशनदान, अच्छे खिड़की होना, या घर के अंदर प्रकाश की कमी होना, ये सारी चीज़ें हम डिकोड कर सकते हैं सेवेंथ हाउस से। ठीक है। या हमने समझा कि काम त्रिकोण है,
और सन है जी। हमारी एनर्जी, सन है हमारी एनर्जी। तो अब उसकी एनर्जी, क्योंकि वो 7th हाउस पर्टिकुलर स्पाउस के हाउस में है या पार्टनर्स के हाउस में है, तो उसकी एनर्जी जो रहेगी वो पत्नी की तरफ या अपने स्पाउस की तरफ, पति की तरफ ड्रेन रहेगी, अच्छा। अपने पार्टनर्स के प्रति भी ड्रेन रहेगी, अपने बिजनेस के लिए ड्रेन रहेगी। 7th हाउस इज ऑल्सो फॉर बिजनेस, है ना। अब जी। बात आती है कि 7th हाउस में नंबर्स आ जाएं। जैसे हमने जो स्पेशल नंबर्स देखे थे सूर्य के, तो यदि मेष राशि आ जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, फर्स्ट नंबर आ गया मतलब मेष राशि आ गई, है ना। तो अब क्योंकि मेष राशि में सूर्य अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं, तो जितने भी उनके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं 7th हाउस में जाने के, उसमें थोड़ी सी सुधार आ जाएगी, या जो व्यक्ति की एनर्जी है वो उस हाउस के कंडीशंस को बैलेंस कर ले जाएगी। व्यक्ति के अंदर इतना एनर्जी रहेगा कि वो चैलेंजेस को पार करता रहेगा। अब यही बन जाए हमारा 5 नंबर की राशि 7th हाउस में, सिंह राशि। तो अभी क्या है, अपनी राशि में सूर्य आ गए, ठीक है। तो सप्तम हाउस में, 7th हाउस में जब 5th राशि बन गई, सिंह राशि बन गई, तो सूर्य की घर, वो सूर्य का घर बन गया, जी। ठीक है। तो अब क्या है कि ईगो का क्लैश जो होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा, अच्छा। स्पाउसेस के बीच में बैलेंस हो जाएगा। क्लैश होगा तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि भाई सूर्य अपने घर में ले आया है ना, ठीक है। तो वो बैलेंस आउट होता रहेगा, लेकिन क्लैशेस होते रहेंगे, एनर्जी अभी भी ड्रेन होगी, ठीक है। और अगर धनु राशि भी आ जाएगा तब भी हो जाएगा सेम चीज, थोड़ा सा कम हो जाएगा इफेक्ट, लेकिन 7th हाउस अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अब जैसे 7th हाउस में मेष के सूर्य, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 7th हाउस किसका है, हमारी स्पाउस का, हमारे स्पाउस का है। तो अगर किसी जातक के कुंडली में अगर वो पुरुष है और उसके 7th हाउस में मेष का सूर्य बैठा है, तो इससे हम एक और इंटरप्रिटेशन लगा लेंगे कि स्पाउस विल बी ऑफ गुड ऑनर, स्पाउस का जो फेम और नेम हो जाएगा वो और अच्छा हो जाएगा। अब दर्शना जी आप या कौशिक जी आप बताइए, जो आपने कुंडलियों को भेजी मेष राशि वाली, सप्तम भाव में मेष के सूर्य बैठे हुए हैं, ठीक है। और दर्शना जी आपने हमको भी पूछा कि सिंह राशि के सूर्य हैं 7th हाउस में, ठीक है। आवाज कम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। ठीक है। तो ऐसे कुंडली में आप देखिए कि उनके स्पाउसेस की कंडीशन कैसी है, वो अच्छे पोजीशन में है कि नहीं है। हाँ, वर्क वाइज देख लीजिए, फेम वाइज देख लीजिए, स्टेचर वाइज देख लीजिए, एनर्जी वाइज देख लीजिए, सारे अब जितने भी फैक्टर्स सूर्य के हैं वो सारे अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस पे। अब दर्शना जी आप बताइए पहले। जैसे ये जिनका है, ये फीमेल है, उनके जो स्पाउस है वो थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, ऐसा बात नहीं है, रिलेशनशिप सही रहता है, लेकिन वो थोड़ा डोमिनेट करते हैं बहुत सारे और उनका पोजीशन उनका बहुत ज्यादा फेम तो नहीं है, लेकिन ठीक ही है, अच्छी पोजीशन पे है, ऐसा। स्टेबल हाँ, पोजीशन पे है, स्टेबल है। डिसिप्लिन्ड है, हाँ, कह सकते हैं डिसिप्लिन है ना। तो जितने सन के फैक्टर्स हैं अब वो कहाँ दिखेंगे हमको, स्पाउस में दिखेंगे। अच्छा। अब कौशिक जी आपने जो कुंडली भेजी थी मेष राशि की कुंडली, जिसमें 7th हाउस में सूर्य मेष राशि के हैं,
तो उनको आप पर्सनली जान रहे होंगे। हाँ जानते हैं। तो जिनकी कुंडली है, अब आप देखिए कि उनके स्पाउस की कंडीशन कैसी है। जी मेल है और उनके वाइफ के साथ कंडीशन है से कि फीमेल नेम इतना नहीं है बट एक स्टडी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेक्चरर है, तो स्टडी रिलेटेड है तो डिसिप्लिन बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है उसमें, जो सूर्य का भी क्वालिटी है। और हाँ लेक्चरर जो स्टेबल पोजीशन पे स्टेबल पोजीशन में दशा रन करेगी, उनका राइज होगा। ठीक है, जब दशा आएगी तो उनका राइज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने सन को देखा एक हाउस में, और हमने केवल राशि देखी, बाकी हमने कोई ग्रह नहीं देखा, और हमने इतनी सारी चीजें बताई। मतलब हमने व्यक्ति की कुंडली से उसके स्पाउस के बारे में भी बता दिया। जी ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे सामने वाला अमेजिंग फील करेगा कि इनके पास कौन सा जादू है। और कोई जादू नहीं, सिंपल स्टडी है, पैटर्न्स हैं। हमको बस अपने दिमाग को ओपन रखना है। जितना आप अपने दिमाग को चिंतन में लगाएंगे, उतना ये सारी चीज़ें आपको डे टू डे आती रहेंगी, है ना, डे टू डे आती रहेंगी। अभी क्या है ना कि बहुत एग्जांपल में सॉरी हाँ बताओ। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा कि मेष में है, 7th हाउस में उस पे इफेक्ट करेंगे सूर्य, तो वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसमें नहीं, हमें पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ में पॉजिटिव होगा? किस चीज़ में पॉजिटिव होगा कि एनर्जेटिक होंगे स्पाउस, अच्छे प्रोफेशन में होंगे, अच्छे स्टैचर पे होंगे, नेम एंड फेम होना चाहिए, है ना। नुकसान क्या करेगा? व्यक्ति की कुंडली क्यों नुकसान करेगा? जिसकी कुंडली में बैठे हैं, है ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जिस भाव में सूर्य बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं, उस भाव को जलाते भी हैं और प्रकाशित भी करते हैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जल के ही प्रकाश मिलता है। तो संघर्ष तो लाते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा कि व्यक्ति जो है वो संघर्ष फील करेगा अपने रिलेशनशिप में हमेशा। मतलब ऐसा रहेगा कि उसको महसूस होगा कि उसके तार खिंचे हुए हैं, एक टेंशन सी बनी रहेगी, बिकॉज इट्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द स्पाउस, है ना। और उनका सन की एनर्जी 7th हाउस में है, जो कि हमारे लग्न से जस्ट ऑपोजिट है। लग्न से ऑपोजिट मतलब जो हमको ड्रेन करने के लिए है ना। तो जिसकी कुंडली में 7th भाव में जाते हैं उसको यही चैलेंज देते हैं। बट अगेन, जो हमने एक बात समझी थी डिप्लोमैट वाली, डिप्लोमेसी वाली, तो अगेन वो पर्सन बैलेंस करने में माहिर होने लगता है। ठीक है, वो बैलेंसिंग नेचर का बनने लगेगा, डिप्लोमेसी आने लगेगी उसके अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया मेष राशि और एक ने बताया सिंह राशि, तो दोनों ही व्यक्ति बहुत अच्छे डिप्लोमैट्स होने चाहिए। मतलब मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, डिप्लोमेसी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य अपनी पावर में है, लेकिन जिस हाउस में चला गया है वो थोड़ा बैलेंसिंग करने वाला हाउस है, तो अपना एनर्जी वो बैलेंस करने में लगाएगा। अपना एनर्जी वो कहाँ लगाएगा? चीज़ों को बैलेंस आउट करने में, अपने और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करने में। ये उनका डे टू डे का काम है, अपने और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना। अब अगर आप दोनों लोगों, अब आप उन कुंडलियों को जान रहे होंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, जी है ना। अब समझ में आ रहा है कैसे, मतलब कैसे प्लैनेट्स और हाउसेस वर्क करते हैं। अभी हमने केवल एक प्लैनेट को समझा है, और एक प्लैनेट के बिहाफ से ही इतनी सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं। तो जितना डिटेल में आप प्लैनेट्स को समझते चले जाएंगे ना, जितनी बारीकी से, जितने लेयर बाय लेयर आप समझेंगे प्लैनेट्स को, उतना आप प्योर प्रेडिक्शन कर पाएंगे और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग चल रहे थे चंद्र के ऊपर, है ना।
तो क्या क्या लिख लिया था एक बार हमको अब रिमाइंड कराइए। मित्र ग्रह हो गए थे, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह और समग्रह। जी तो मित्र ग्रह तो सूर्य ही है, सारी एनिमी कोई प्लैनेट नहीं। हाँ, शत्रु कोई है नहीं चंद्रमा का, और सारे प्लैनेट बाकी जितने भी हैं वो सम हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शत्रु इसमें राहु केतु को कंसिडर नहीं करते जब हम ये मैत्री वाली बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, वो राहु केतु कंसीडर में नहीं है। हाँ, इस वाले मैत्री में राहु केतु कंसिडर में नहीं होते, पंचधा मैत्री में। यहाँ पे केवल 7 मुख्य, ये मतलब जो मैत्री होती है 5 तरीके से, इसमें केवल हम 7 प्लैनेट्स को ही लेते हैं। मैत्री मतलब होता है कि फ्रेंडशिप, मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप को कैलकुलेट करने के 5 मतलब एस्पेक्ट्स हैं, उसको बोलते हैं पंचधा मैत्री। ठीक है, तो उसमें हम यही 7 प्लैनेट्स को लेकर के चलते हैं, जो 7 हमारे मुख्य प्लैनेट्स हैं। इसके बाद और लिख लीजिए, श्वेत, वाइट इन कलर, श्वेत, श्वेत रंग का। और विटफुल, 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 WITFUL, विटफुल का मतलब समझते हैं ना, बहुत दिमाग वाला, विटी माइंडेड। इनसे संबंधित कुछ देवियां हैं। चंद्रमा क्योंकि स्त्री प्रधान है ना ग्रह, स्त्री ग्रह है, तो इनसे संबंधित कुछ देवियां हैं। दुर्गा जी, शची, शची जो कि इंद्रदेव की पत्नी है, और लक्ष्मी जी। सर सेकंड नंबर की कौन सी देवी? शची, 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 अच्छा, इंद्रदेव की जो पत्नी है, शची। और फीमेल ग्रह क्यों मानते हैं कि मून नॉर्मली चंद्रदेव कहते हैं ना, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम कंसीडर करते हैं कि फीमेल? नहीं, देखिए क्या है कि मतलब हर ग्रह का एक नेचर होता है ना। तो जैसे कुछ पुरुष ग्रह हैं, कुछ स्त्री ग्रह हैं। ठीक है, जैसे स्त्री ग्रह में कौन कौन से आएंगे, हमारे मून आएंगे और हमारे शुक्र आएंगे। वैसे तो सारे ही प्लैनेट्स मेल ही हैं, वैसे तो सारे प्लैनेट्स हमारे मेल ही हैं, लेकिन क्या है कि चंद्रमा और शुक्र, इन दो से हम स्त्री तत्व को भी समझते हैं। वो तत्व की बात है बेसिकली। पुरुष तत्व है वैसे ही स्त्री तत्व है ना। तो जो कुछ भी है स्त्री से संबंधित, वो यही 2 प्लैनेट्स हमारे रूल कर जाते हैं। बाकी तो सारे पुरुष ग्रह हैं ही। बुध हमारा एक जो नपुंसक ग्रह है। ठीक है, तो बेसिकली तत्व की बात है, जो भी स्त्री तत्व है ना। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि चंद्रमा जो है वो एक स्त्री ग्रह है, तो उसके अंदर कितनी क्वालिटीज होंगी है ना। मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतनी क्वालिटीज हैं, है ना। और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि जिसको हमने पहले भी बताया था कि केवल चार्ट से प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमेशा तिथि देखनी है और पक्ष देखना है। चंद्रमा का एनालिसिस बिना तिथि बिना पक्ष देखे करना ही नहीं है। आप कुंडली में देख रहे हैं चंद्रमा वीक है और पता चला पूर्णमासी का जन्म है ना। चंद्रमा पूर्णमासी को वीक कैसे है, वो अपने फुल स्ट्रेंथ में है, तो वो बैलेंस आउट करने लगेगा, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चंद्रमा कितने डेज में अपने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं,
29.5 मतलब 30 days। हाँ 28 से 29 डेज के अप्रॉक्सीमेटली है ना। तो वही 14 दिन, 14 साढ़े 14 दिन शुक्ल पक्ष के और 14 साढ़े 14 दिन कृष्ण पक्ष के रह जाते हैं। ठीक है। सो जल तत्व के हमारे हैं चंद्रदेव। जल तत्व जो कुछ भी है वो सब चंद्रदेव के अधीन है। जल का सीधा सीधा कारकत्व जो है चंद्रदेव के पास है। ये हमने लिख लिया था कि नहीं लिखा था? ये हाँ लिख लिया। ठीक है, आगे लिख लीजिए नीली श्वेत आंखें, ऐसी आंखें जिसमें हल्का सा नीलापन हो, ब्लूइश वाइट या वाइटिश ब्लू आप कह सकते हैं। तो चंद्रमा बेसिकली क्या है, पुरुष कुंडली यदि है, पुरुष जातक की कुंडली है तो लेफ्ट आई को देखेगा, डिनोट करेगा, और स्त्री जातक में राइट आई को डिनोट करेगा। ठीक है। कैसा ग्रह है? चबी सा। चबी लोग होते हैं ना, मोटे मोटे हेल्दी टाइप के लोग, ऐसा है फिजिक, हेल्दी इन फिजिक। हेल्दी नॉट मीन्स मार्स वाला हेल्दी, चबी वाला हेल्दी। इसके बाद एक हमारी आती है प्रकृति, वात पित्त और कफ। तो उसमें है कफ प्रकृति। कफ प्रकृति का कारकत्व है चंद्रदेव के पास। स्थान जैसे हमने लिखा था सन के लिए जंगल वन, ऐसे चंद्रदेव के लिए क्या है? गुफा, पहाड़, है ना। चंद्रदेव के लिए क्या है? गुफा और पहाड़। तो जो व्यक्ति हर समय पहाड़ पे जाने की बात करे, है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे रील आती है ना कि पहाड़ पे जाना है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा ग्रह बोल रहा है। ऐसा व्यक्ति जो कहे कि हर समय पहाड़ पे चलने के लिए हमेशा तैयार, समझ लीजिए कि उसका चंद्र ग्रह स्ट्रांग है। ठीक है। गुफा, जहाँ पे लोग ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, गुफाएं चंद्रमा से देखी जाती हैं, है ना। और इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे सूर्य और चंद्र की मित्रता को, तो शेर हमेशा गुफाओं में ही रहता है ना। शेर मीन्स सूर्य, गुफा मीन्स चंद्रमा। राजा रानी हमेशा साथ में, सूर्य चंद्र। वैसे भी सूर्य के प्रकाश से ही तो चंद्र प्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश से ही तो प्रकाशित है चंद्र। तो चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, पर सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है ना। तो ये भी एक ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि जितनी भी वस्तुएं हमको दिखती हैं अपने चारों तरफ, ये हमको प्रकाश से प्रकाशित होकर के दिखती हैं। भाई किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ा और वापस रिफ्लेक्ट किया, तभी वो हमको विजिबल होता है। प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वस्तुएं, लेकिन प्रकाश किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है ना। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अद्वैत फिलॉसफी, द सुप्रीम फिलॉसफी। जिस प्रकाश के प्रकाश से प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, वही स्वयं प्रकाश को हम भगवान ब्रह्म कहते हैं, है ना, ब्रह्म समझा जाता है। तो ये बात की बात है, ये अभी रेफरेंस में आया तो मैंने आपको बता दिया। अभी समझ में नहीं आएगा उसके पीछे नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे, हमने कुछ कुछ चीज़ें और लिख ली थी। माता का कारकत्व लिख लिया था चंद्रमा से,
नहीं। मात्र कारक हाँ ग्रह हाँ, है, लिखा है। है ना। जैसे सूर्य हमारे पितृ कारक ग्रह हैं, वैसे ही चंद्रमा हमारे मात्र कारक ग्रह हैं। ठीक है। और ट्रैवल, ट्रैवल देखते हैं हम लोग चंद्रमा से, लिखा आपने। मन की बात होती है, मन और मस्तिष्क की बात। ठीक है। लिख लिख लो। दवाएं, औषधियाँ, बाई लिख आंख लिया। हमने बताई दिया आपको, मिल्क, मोती, चांदी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सब लिख लिया होगा। सी फूड, लिख लिया। ब्लड, ब्लड लिख लिया। ब्लड, हाँ। ब्लड सर्कुलेशन, हॉर्मोन्स, जितना भी शरीर का लिक्विड है, जितना भी शरीर के अंदर का जल तत्व है, रस तत्व है, सब चंद्रमा से प्रभावित है ना। इसीलिए सीधा संबंध है चंद्रमा का चावल का और एकादशी का। जल में उत्पन्न होने वाला कौन सा धान है, मतलब कौन सा अन्न है, अनाज हमारा चावल है। चावल। और एकादशी के दिन ऑलरेडी चंद्रमा हाई पे होते हैं अपने। जी। ठीक है। तो क्या है कि हमें अवॉइड करना है उस टाइम पे, ऑलरेडी वाटर लेवल हाई है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि वो पानी से ही उपजा हुआ चीज़ है ना चावल, आप देखते होंगे अगर आप धान की खेती देखेंगे तो उसमें बहुत पानी चाहिए। ठीक है। और किसी भी पेड़ का जो तना वाला पार्ट होता है, किसी भी बॉडी का या पेड़ का, उसको भी चंद्रमा से देखते हैं। ठीक है। अपना हार्ट, तना मतलब जो होता है पेड़ का, ट्रंक ऑफ द ट्री, है ना। और हमारा जो हार्ट होता है, हमारा चेस्ट एरिया, लंग्स हमारे हो गए, हमारा चेस्ट हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये सब चंद्रदेव से ही देखते हैं। हृदय है ना हमारा, हृदय है ना, यहीं पे तो है भगवान का निवास, हृदय में, हृदय स्थान में। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इस चीज़ को। यही हमारे हृदय में भगवान नारायण निवास करते हैं, बहुत सन्निकट हैं, है ना। मतलब निकटतम में से कोई निकटतम है तो वो भगवान है हमारे हृदय के अंदर। हमसे भी अगर कोई निकट हमारे है तो वो हमारे भगवान। और दूरस्थ हैं, और दूर से दूर यदि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो भी भगवान है। तो कूटस्थ भी हैं और दूरस्थ भी हैं, है ना। हमारा जो कारण है उसके मूल में भी भगवान है, और हमसे कोई बहुत दूर अगर हमको ले जाए तो जो जितनी दूर ले जा सकता है लेके चला जाए, लेकिन भगवान वहां पे भी रहेंगे। अगर आप गीता के अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएंगी सारी बातें। एक क्वालिटीज लिख लीजिए कुछ कुछ चंद्रमा की। वेवरिंग नेचर, फ्लिकरिंग नेचर, वो आप उनके मूवमेंट से भी समझ सकते हैं। भाई 28 दिन में पूरी सारी अपनी चीज़ें पार कर लेते हैं, है ना, सारे नक्षत्रों को पार कर लेते हैं 28 दिन में। तो समझ लीजिए कि हर दिन नए नक्षत्र में रहते हैं, हर दिन नया है। इसीलिए चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है वो भी बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत चंचल स्वभाव का मिलेगा। अगर किसी का चंद्रमा डोमिनेटिंग नेचर का है, वो बहुत चंचल स्वभाव का होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इज एवर मूविंग, बहुत क्विक ग्रह, कोई क्विक प्लैनेट है ना। वो कभी आपको शांत नहीं देखने वाला नहीं मिलेगा जब तक उस पर बाकी अन्य ग्रहों का असर नहीं आता है। ठीक है। और जैसे ही असर आएगा सबसे पहले शांत भी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशनल है, लिक्विडिटी है, सबसे ज़्यादा लिक्विड ग्रह है, तुरंत इमोशनल हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन बहुत सेंसिटिव होते हैं। चंद्रमा हमारा जो है बहुत सेंसिटिव ग्रह है ना। बात समझ में आ रही है। और लगभग सारी चीजें हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ द मदर, मात्र कारक हो ही गया। इंसेक्ट्स, जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंग, इनका भी कारक होता है। अब इनसे जुड़ा हुआ एक स्तोत्र आप लिख लीजिए। मंत्र तो हम आपको नहीं बताएंगे अभी, स्तोत्र लिख लीजिए। आप चाहे तो चंद्र कवच भी कर सकते हैं, और
एक शंकर जी का शिव जी की स्तुति है चंद्रशेखर, चंद्रशेखराष्टकम, चंद्रशेखर स्तुति भगवान शिव जी की है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवान चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव जो चंद्रमा को अपने ऊपर धारण करते हैं, मस्तक पे धारण करते हैं। बात समझ में आई? जी जी। अब इनसे जुड़ी हुई जो राशि है, तो ये किस राशि के स्वामी हैं? कर्क राशि के स्वामी हैं। सूर्य हमारे सिंह राशि के स्वामी थे, चंद्रमा हमारे कर्क राशि के स्वामी हैं। ये दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल एक एक राशियों का स्वामित्व करते हैं। मीन्स दे ओनली own the ownership of one house each. Rest all the planets have two houses. लेकिन सूर्य और चंद्रमा हमारे क्या हैं? केवल एक एक हाउस को रूल करते हैं। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस हमारा कर्क राशि हो गई, ठीक है, और 5th हाउस हमारी सिंह राशि, ठीक है, 4th एंड 5th हाउस। तो दो ग्रहों को हमने समझा। चंद्रमा से रिलेटेड और एक जरूरी बात मन की बात है। चंद्रमा क्या है? मन। और गीता के, अगर आप गीता का यदि अध्ययन करेंगे तो गीता के 9वें अध्याय में आता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, अगर आपके मन में है बंधन तो आप बंधे हुए हैं। अगर आपके मन में आ गया मोक्ष तो आपका मोक्ष है। ये चंद्रमा की स्थिति पे निर्भर करेगा। अब यहां से सीधा सीधा कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का। अगर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली समझें, समझ तो सकते नहीं है लेकिन हम प्रयास करें, तो उनका जो चंद्रमा है वो कहां पे? कर्क राशि में, लग्न में। कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क राशि का चंद्रमा उनके लग्न में ही विराजमान है। अभी हमने बताया कि कर्क लग्न होगी या कर्क राशि या चंद्रमा का प्रभाव होगा व्यक्ति पर, तो व्यक्ति चंचल होना चाहिए। लेकिन यदि श्री रामचंद्र जी को आप देखें तो चंचलता का तो समझ में आता नहीं है। उनके छवि से चंचलता समझ में नहीं आती है ना? उसका कारण क्या है? अब देखिए, उच्च की चंद्रमा जो होते हैं वो होते हैं वृष राशि में, वृषभ राशि में, नंबर 2 में। लेकिन श्री रामचंद्र जी का चंद्रमा जो है वो कर्क लग्न में ही, कर्क राशि में ही है, और गुरु बृहस्पति के साथ में है लग्न में, और शनि के नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में, और 7वें भाव में, और शनि की दृष्टि जो है चंद्रमा पे पड़ रही है। तो चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है विधिवत, या चंद्रमा और शनि का जब संबंध बनता है, तो ऐसा व्यक्ति परम वैरागी होता है ना? ऐसा व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का सन्यास आपको देखना है तो आप चंद्रमा को देखेंगे, शनि को देखेंगे। ये दारिद्र योग में भी देखा जाता है। दारिद्र योग भी ऐसे ही बनता है चंद्रमा शनि से, क्योंकि आप देखेंगे साधु सन्यासी एक तरीके से दरिद्र ही तो है सामाजिक दृष्टि से। भाई समाज की दृष्टि से ना उनके पास धन है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना घर मकान है, ना महल है,
तो अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो उनको दरिद्र समझा जाएगा, और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे तो वो बहुत उन्नत स्थान पे हैं हम आपसे। तो जितने भी सन्यासी वैरागी होते हैं उन सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसे योग बने होते हैं दरिद्रता वाले, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से दरिद्रता के योग हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। दरिद्र वही है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वही दरिद्र है। ठीक है, जो भगवान के चिंतन नहीं कर सकता है वही दरिद्र है, और कोई दरिद्र नहीं है। ठीक है, तो शनि चंद्रमा का विशेष योग, क्योंकि ये आपको कुंडली में मिलेगा। ठीक है, तो शनि चंद्रमा 7.5 जो पड़ती ना, वो शनि का ही प्रभाव है ना, राशि के हिसाब से निर्धारित होती है ना। चंद्रमा का एक और चीज यहां पे आ जाएगी, जो हमारी राशि है वो हमारी चंद्रमा से ही निर्धारित होती है। ठीक है, अब जैसे आपने कुंडली हमको भेजी थी सूर्य वाली, जिसमें सूर्य सप्तम भाव में मेष राशि के बैठे हुए हैं, तो उसमें आप चंद्रमा देखिए किस राशि में बैठे हुए हैं। कन्या। कन्या में 6 नंबर में बैठे हुए हैं। तो उस व्यक्ति की राशि क्या हो जाएगी, उस जातक की राशि हो जाएगी कन्या राशि। अब वो व्यक्ति कहे कि नाम से हमारी ये राशि है, फलाना राशि है, वो सब कुछ नहीं। उस जातक की राशि क्या हो गई, कन्या राशि। ठीक है, अब दर्शना जी आप बताइए, सिंह राशि जिसमें सूर्य बैठे हुए हैं, उनका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? उनका थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में है। मिथुन, तो उनकी मिथुन राशि। हाँ, मिथुन राशि है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द राशि। पूरे 12 हाउसेस में जहां पर चंद्रमा बैठ जाएंगे जिस भी राशि में, उस व्यक्ति की, उस जातक की वही राशि हो जाएगी। गॉट इट? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पूरे 12 राशियों में जिस राशि में चंद्रदेव विराजमान रहेंगे उस जातक की वही राशि कहलाएगी। उसी राशि के हिसाब से ही उसके जीवन के सारे काम होंगे। उसका नाम भी उसी राशि से विचारा जाएगा, उसका विवाह भी उसी राशि से विचारा जाएगा, उसका व्यापार भी उसी राशि से देखा जाएगा, सारी चीजें उसी राशि से ही देखी जाएंगी। अब आप कल्पना करिए कि चंद्रदेव की इंपॉर्टेंस, और सबसे अंडररेटेड प्लैनेट है, कोई बात ही नहीं करता, केवल सब राशि बताते हैं, राशि फल, है ना। तो राशि इंपॉर्टेंट इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जीवन भर आप चंद्रमा के उसमें रहते हैं क्योंकि आपका नाम है, और जीवन के बाद और मतलब जीवन के साथ और जीवन के बाद LIC पॉलिसी जो है ना, प्रचार आता है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आपका नाम आपके जीते जी भी रहेगा, आपके मरने के बाद भी रहेगा। दिस इज द पावर ऑफ चंद्रमा। ठीक है, अब माता से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। तो सुप्रीम पावर कौन है? माता। किसी भी व्यक्ति की जो माँ है वो सुप्रीम पावर है ना। तो चंद्रमा सीधे सीधे माँ से संबंधित है, सुपर पावर है। किसी भी व्यक्ति का राजयोग देखना है तो सूर्य और चंद्र को अवश्य ही देखना है। ठीक है, चंद्रमा की कुछ बात क्लियर हुई? चंद्रमा की अपनी राशि कौन सी है? कर्क राशि, जो उनकी स्वयं अपनी की राशि है। और वो उच्च किस राशि में होते हैं? रोहिणी राशि में, मतलब वृष राशि में। वृष राशि में, वृषभ राशि में सेकंड नंबर की जो राशि है उसमें वो उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, और 2 नंबर से ऑपोजिट कौन सी राशि पड़ रही है कुंडली में? देखिए अपने 2 नंबर के ऑपोजिट 7 हाउसेस चलिए। ऑपोजिट मतलब 7 हाउसेस अपार्ट। हाँ, ऑपोजिट मतलब 7। फर्स्ट का ऑपोजिट क्या है? 7th। तो सेकंड का ऑपोजिट क्या होगा? 8, है ना। दूसरे भाव का ऑपोजिट क्या होता है? 8वां भाव। 8। हाँ।
ठीक है, तो अगर 2 नंबर की राशि में चंद्रमा हमारे उच्च के हो रहे हैं तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बन रही है ना 7th हाउस तक। 180 डिग्री जब वापस दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, डिबिलिएटेड हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा हमारे डिबिलिएटेड होते हैं, ठीक है। वृषभ राशि में एक्सॉल्टेड, वृश्चिक राशि में डिबिलिएटेड, टॉरस में एक्सॉल्टेड, स्कॉर्पियो में डिबिलिएटेड। अच्छा, टॉरस में क्या है कि रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, और रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का स्वयं अपना ही नक्षत्र है ना। रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं चंद्रदेव ही हैं। तो रोहिणी मतलब ऐसे में क्या हो जाता है, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाता है और यदि ये कुंडली के लग्न में बन गया तो व्यक्ति अत्यंत सुंदर होता है, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी बहुत सुंदर ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह, ठीक है। चंद्रमा से ज्यादा सुंदर केवल एक ही ग्रह है, बुध। तो चंद्रमा और बुध दोनों बहुत सुंदर ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन चंद्रमा की सुंदरता अपने आप में अतुलनीय होती है। और कहीं अगर वृष राशि में चंद्रमा चला गया लग्न में तो ऐसा व्यक्ति अद्भुत सुंदर हो जाता है, तीक्ष्ण नयन, बाके बिहारी जी, है ना। तो हमारे कृष्ण जी क्या है, वृष लग्न के हैं और उनका रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है। तो अद्भुत सुंदरता। और राम जी का चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है गुरु महाराज के साथ में, अद्भुत सुंदरता। चंद्रमा सुंदरता के कारक है। तो कभी भी आपको कोई बहुत सुंदर दिखे, समझ लीजिए चंद्रमा का कृपा है ना। सोमवार का दिन, सोमवार का यदि जन्म है तब भी व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है ना। तो आप सिंपली भी बोल सकते हैं सोमवार का जन्म है तो व्यक्ति सुंदर होगा, बुधवार का जन्म है व्यक्ति सुंदर होगा, है ना। ये दोनों मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट्स हैं। शुक्र का नंबर बाद में है थोड़ा। चंद्रमा बहुत सुंदर है। और चंद्रशेखर मतलब क्योंकि भगवान भोलेनाथ के इस मस्तक में विराजमान है तो फिर क्या ही कहा जाए, है ना। उनकी सुंदरता और बढ़ गई। तो इनके नक्षत्र लिख लीजिए अब चंद्रदेव के। रोहिणी नक्षत्र हमने आपको बता ही दिया, वृष राशि में पड़ता है। इसके बाद आता है हस्त नक्षत्र जो हमारा पड़ता है कन्या राशि में। हस्त नक्षत्र, हस्त, हस्त, HASTA, हस्त, हा आधा सा और ता, हस्त। तीसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। श्रवण, श्रवण का अर्थ सुनना। तो एक और चीज, जिसका चंद्रमा बहुत प्रोमिनेंट होगा उसके कान बहुत सुंदर होंगे। क्योंकि श्रवणेंद्रिय हमारी कौन सी है, हमारे कान। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस बिल्कुल होंगे। आपने देखा होगा ना गौतम बुद्ध जी को, उनकी मूर्ति को, उनके कान देखे आपने कैसे बनाए जाते हैं। और उनका जन्म कब हुआ था? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा का असर, चंद्रमा इफेक्ट, है ना। उनकी डेथ भी पूर्णिमा की। और उनका
ज्ञान भी उनको पूर्णिमा के दिन ही मिला था, पूर्णिमा के दिन ही मिला था। और वही बुद्ध पूर्णिमा थी। वही एक ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको सारी चीजें हुई, है ना, चंद्रमा इफेक्ट। ठीक है, अब आप कल्पना कर सकते हैं ये हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, श्रवण इसमें नक्षत्र, मून पर फूल होते हैं। हाँ, ये मून के अपने नक्षत्र हैं। रोहिणी रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। हस्त नक्षत्र में यदि मून बैठे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, वो आपको केवल दूर से आशीर्वाद दे दे, आप सही हो जाएंगे। जो ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं ना, ये मून हस्त नक्षत्र का कमाल है। हस्त नक्षत्र अर्थात हैंड्स। ऐसे व्यक्ति के हाथों में जादू होता है। अगर आपको स्पर्श कर दे, अगर वो व्यक्ति मंत्र सिद्धि कर रहा है, स्पर्श कर दे आपको, आपके ऊपर तुरंत असर आ जाएगा। बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे हीलर्स। ठीक है, वेरी गुड हीलर्स इन चंद्रमा इन हस्त नक्षत्र। ठीक है, हैंड उनका गोल्डन टच होता है, किसी को केवल स्पर्श करके उनकी व्यथा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, श्रवण नक्षत्र में क्या है कि बहुत अच्छे लिसनर हैं, वो चीजों को बहुत सुनने की क्षमता रखते हैं और बहुत समझ भी सकते हैं। तो भगवान राम जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि वनगमन हो गया है, हमको वन में रहना है, अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान हैं, जिनको सुनने की क्षमता दी है भगवान ने समुद्र के बराबर, जो धैर्य पूर्वक सुनना जानते हैं ना, आप उनके हृदय में बसिए। तो भगवान राम कहाँ बसते हैं? ऐसे व्यक्तियों के हृदय में बसते हैं जिनको अद्भुत सुनने की शक्ति होती है। कुछ लोग होते हैं नहीं सुन सकते, कुछ लोग होते हैं बहुत सुन सकते हैं। और बोलने वालों को नहीं, सुनने वालों का महत्व है, कथा सुनने का महत्व है। इसीलिए कथा बोलने से ज्यादा कथा सुनने का महत्व है। बोलने वाले भी क्या होता है, बोलने वाला भी सुन ही लेता है ना अपने आप को, तो उसको श्रोता का भी लाभ मिल जाता है और वक्ता का भी लाभ मिल जाता है। और श्रोता तो हमारे सुनते ही हैं, उनको उसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो गुड लिसनर इज फ्रॉम चंद्रमा। गॉट इट। अब क्या है कि अमावस्या की बात हो गई थी, हमने पूर्णमासी की बात कर ली, अमावस्या की भी बात कर ली थी। आज हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि अष्टमी से अष्टमी, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पावरफुल रहते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब जहां पे हमारे चंद्रमा जब आसमान में हम देखें तो मोर देन हाफ दिख रहे हैं, है ना भाई? 7.5 आएगा, 15 का आधा कितना होगा? 7.5, 7.5। अष्टमी तिथि को वो आधे से ज्यादा दिख जाएंगे, और नवमी को और ज्यादा दिखेंगे, दशमी को और ज्यादा, एकादशी को और ज्यादा, पूर्णमासी को पूरा दिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद से घटना शुरू करेंगे, तो 8 दिन तक तो घटेंगे थोड़ा थोड़ा, फिर भी तो आधा दिखेंगे ना। 8 दिन तक वो घटेंगे भी, तब भी आधा तो दिखेंगे। तो कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा हमारे मजबूत स्थिति में रहते हैं, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा थोड़े डाउन हो जाते हैं। अमावस्या को आसमान से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, उस दिन एनर्जी बिल्कुल ही नहीं रहती चंद्रमा जी की, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तिथि का जन्म है, तो उससे क्या होगा कि हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति की मनोदशा कैसी है,
उसका मेंटल प्लेन कैसा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं सारी की सारी चंद्रमा की हैं। जितनी भी साइकोलॉजिकल साइकियाट्रिक प्रॉब्लम साइकिक इश्यूज हैं वर्ल्ड के अंदर, सारे के सारे चंद्रदेव से संबंधित हैं। अभी तो अपने यहाँ कम हो रहा है, विदेशों में बहुत होते हैं ना। वाई, क्यों हो रहा है ऐसा? और इंडिया में भी अब क्यों होने लगा है ऐसा? द लैक ऑफ गर्भाधान संस्कार। हमारे यहाँ 16 संस्कार बताए गए, स्टार्टिंग होती है गर्भाधान से। तो गर्भाधान संस्कार में क्या है? यही सूर्य चंद्र नक्षत्र के हिसाब से ही सारा काम होता है। शुद्धि है एक्चुअल में एक तरीके की वो, विच इज मिसिंग नाउअडेज। तो जो पहले आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ के जो बच्चे होते थे उनमें मेंटल इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं होते थे जितने अभी आपको देखने में आ रहे हैं, है ना। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है, गर्भाधान संस्कार का विलोप हो जाना। ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन तिथीज वेयर नो कंसीविंग शुड बी डन। ठीक है, वर्जित बताया गया। अमावस्या है, अष्टमी है, पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा को लोग ले लेते हैं, लेकिन अलग इसके अलावा जो व्रत हैं, जो हमारी पर्व की तिथियां पड़ती हैं, दे आर टू बी अवॉइडेड। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि प्रभाव आता है हमारी संतति पर। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द चंद्रमा। ठीक है, ठीक है। और वृश्चिक राशि भी बता दी हमने आपको, और हमने आपको वृषभ राशि भी बता दी। अब आप अपने आप बताइए हमको कि अगर चंद्रमा फुल पावर में टॉरस में बैठे हैं तो क्या होगा, और वृश्चिक में बैठे हैं तब क्या होगा, जैसे हमने सन के बारे में समझा। दिमाग से तेज रहेंगे, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, कि मदर की हेल्थ के बारे में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली पर्सन को ट्रैवल करना अच्छा लगेगा, कोल्ड प्लेसेस अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट जो भी हमने डिस्कस किया। एंजाइटी रहेगी, स्ट्रेस रहेंगे। मेंटल एक्चुअल में क्या, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। मेन चीज संतुष्टि जो है वो चंद्रमा की देन है। संतुष्टि जो है वो चंद्रमा की देन है। तो चंद्रमा जब नीच राशि में बैठ जाते हैं तो स्केप्टिकल बना देते हैं व्यक्ति को, और जब व्यक्ति स्केप्टिकल हो जाएगा तो वो संतुष्ट कैसे रहेगा? उसको दुनिया का धन दे दिया जाए, उसको दुनिया के रिसोर्सेज दे दिए जाएं, उसको लगेगा कि कोई साजिश रचा है मेरे खिलाफ। है ना, व्यक्ति इतना स्केप्टिकल हो जाता है कि वो लाइट को नहीं देख पाता। बेसिकली लाइट इज मिसिंग, है ना। लुमिनरीज के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, एक और चीज है, आंखें आपने छोड़ दी। अगर चंद्रमा कंडीशन प्रॉपर में नहीं तो आंखों में प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा? लेफ्ट आई प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा? ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आप एक चीज और कनेक्ट कर लीजिए, एक चीज और कनेक्ट कर लीजिए। आजकल के बच्चों को आइज की प्रॉब्लम है कि नहीं है? छोटे से चश्मा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगेन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ गर्भाधान संस्कार। अब कहने को वेस्टर्न कहेगा कि सूडो साइंस एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट तो होता है, रियल लाइफ में दिखता है ना जब व्यक्ति को, तो कोई उपाय समझ में नहीं आता। फिर अभी एक बार गर्भाधान हो चुका है, अभी उपाय क्या करेंगे उसका? अभी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ तक करी जाए, है ना। अभी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए?
जो घटना एक बार बाण निकल गया, मतलब तीर से, मतलब धनुष से, तो फिर कैसे वापसी होगी उसकी? दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब ये बेसिकली पता ही नहीं है लोगों को, तिथि का ध्यान ही नहीं रहता है। क्या करें बेचारे, उनकी क्या गलती है? जो व्यक्ति केवल संडे मंडे और 1 2 3 जान रहा है, वो तिथि जान ही नहीं रहा, एकादशी द्वादशी जान ही नहीं रहा, वो क्या करे? है ना? कॉलेज में तो पढ़ाया जाता नहीं है, स्कूल में तो पढ़ाया जाता नहीं है तिथि सिस्टम, जी इसीलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है ना कितना जरूरी है टीच करना ये सब? मतलब दिस इज द थिंग, वंस यू हैव डन यू कैन नॉट अनडू इट। ठीक है, करियर में तो क्या है, आपने करियर छोड़ा दूसरा कर लेंगे, पॉसिबिलिटी है, ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अभी मैं कहता हूँ आप बीए करिए मैथ से या किसी से भी कर लीजिए, उसके बाद 6 महीने का आईटी का कोर्स कर लीजिए, द प्लेटफॉर्म इज रेडी फॉर यू, यू कैन ज्वाइन एनी आईटी जॉब। ऐसा है कि नहीं है? अभी लेकिन उनको लगता है कि कॉलेज भेजना बहुत ज़रूरी है बच्चे को, छोटे से बच्चे को। 6 महीने का एक बढ़िया सा कोर्स करके आदमी जॉब ले सकता है अगर उसके पास थोड़ा सा इंटेलेक्ट है। इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो करियर को जीवन बना दे यार, इस देश में क्या है, करियर को जीवन बना दिया गया है। दिस इज नॉट द केस फॉर इंडिया। और केवल कितने साल हुए? 200 साल गुलामी को। 200 साल में सब खत्म, है ना? कितनी जल्दी देखिए हम लोग गुलाम बनते हैं। मतलब एक्सपर्टीज है हम लोगों की किसी क्षेत्र में, अडाप्ट बहुत तेजी से करते हैं। गुलामी को भी हमने बहुत तेजी से अडाप्ट कर लिया है ना? बस हाँ ये है कि अब अपने सिस्टम को दोबारा नहीं रीअडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। वहां पे स्केप्टिसिज्म आ रहा है। अपनी चीज को दोबारा से रीअडॉप्ट करने को कह दिया जाए व्यक्ति को तो नहीं कर पा रहा है। वहां पे पता नहीं उसको क्यों बैरियर फील हो रहा है। वहां पे बैरियर नहीं फील होना चाहिए, इट्स वेरी साइंटिफिक। बट क्योंकि वो उसको केजी से लेकर के 10 तक 12 तक कॉलेज तक पढ़ाया गया है कि साइंस है साइंस है साइंस है, और हिंदू के साथ में क्या जोड़ दिया गया? एक शब्द बढ़िया सा जो वर्ड में कहीं यूज नहीं होता है, माइथोलॉजी। ठीक है, माइथोलॉजी को जोड़ दिया गया है हिंदू के साथ में। ना आप क्रिश्चियन माइथोलॉजी सुनेंगे, ना आप इस्लाम माइथोलॉजी सुनेंगे, ना आप ज़ोरास्ट्रियन माइथोलॉजी सुनेंगे, केवल हिंदू माइथोलॉजी। सही है। तो एक सीक्वेंशियल ब्रेन वॉशिंग है। अब 25 साल तक ब्रेन वॉशिंग करी गई है वॉशिंग मशीन में, तो वही वापस रिबाउंड करने में टाइम तो लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट वी विल मेक इट। अपना प्रयास करेंगे, गिलहरी प्रयास, है ना? जितना भी कर पाएंगे राम जी की गिलहरी की तरह काम करते रहेंगे, है ना? दैट इज आवर मेन फोकस। बस उसी के लिए ये चीज़ है, और कोई रीज़न नहीं है इस प्लेटफॉर्म का। वही गिलहरी, राम जी की गिलहरी की तरह। गिलहरी कहानी पता है ना आप लोगों को, राम जी की गिलहरी की? हाँ वो पुल बनाने में वो हेल्प। ठीक है, तो बस उतना ही काम करना है। हमारा जीवन यदि हमने उतना कर दिया, हमने अगर अपने शरीर की धूल भी झाड़ दी जा करके राम सेतु में, राम जी के काज में, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी हमको अपने हाथ में उठा लेंगे। उस गिलहरी को राम जी ने अपने हाथ में उठा लिया था ना। पत्थर तो सारे वानर फेंक रहे थे, लेकिन उस गिलहरी को राम जी ने अपने हाथ में उठा लिया। तो समझ लीजिए कि अगर हमने धूल झाड़ दी अपनी राम सेतु के कार्य में, तो समझ लीजिए कि राम जी हमको अपने हाथों में उठा लेंगे। और इससे अच्छा संसार में कुछ है नहीं, है ना? तो अभी हमने मून सैटर्न की बात कर ली। एक और पॉइंट बचा है, मून और मार्स। मून और मार्स ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है, और बहुत फेम भी देता है। चंद्र मंगल युति। चंद्र मंगल की युति जब कुंडली में बनती है, चंद्र मंगल एक साथ बैठते हैं एक भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को फेम भी दिलाते हैं।
इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड कॉम्बिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा एंगर इशू भी हो सकता है, बिकॉज मंगल इज द फायरी एलिमेंट और चंद्रमा इज अ वाटरी एलिमेंट, तो इनके गुस्से में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, गुस्से में एंगर इश्यूज रहेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सक्सेस इजीली, एनर्जी अच्छी रहती है, माइंड शार्प रहता है, इंटेलेक्चुअल रहता है, ये रहता है, क्वालिटीज रहती हैं, और एक राजयोग का भी निर्माण होता है चंद्र मंगल युति से, है ना। बिकॉज अगेन मंगल इज सेनापति, अगेन पावर, चंद्रमा इज ऑल्सो पावर, सूर्य इज ऑल्सो पावर। तो सूर्य चंद्र मंगल, अगर सूर्य चंद्र मंगल की युति बने, समझ लीजिए कि इट्स अ पावरफुल राजयोग। अभी आप राजयोग लर्न नहीं कर पाएंगे, इतने सारा राजयोग है, आप कहाँ तक लर्न करेंगे उसको, है ना। हमें जितना प्लैनेट समझ में आएगा, हमें जितने भी योग बनेंगे सब इजीली समझ में आते चले जाएंगे। अगर आप नाम से याद करेंगे कि पंच महापुरुष योग और आमला योग और सुनफा योग, अनफा योग, तब तो भूल जाएंगे। हमें केवल ग्रह को समझना है, केवल और केवल ग्रह को समझना है, क्योंकि राशि के भी स्वामी ग्रह ही बनते हैं और उन्हीं का प्रभाव राशि पर रहता है। तो अगर हमने ग्रह को अच्छे से पकड़ लिया, समझ लिया, तो राशियां भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी और ग्रहों के कॉम्बिनेशंस भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और राजयोग या जो भी धन योग बनते हैं कुंडली में, वो इन्हीं ग्रहों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, तो हमें वो भी इजीली आ जाएंगे। इसके अलावा लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं मून से रिलेटेड, हालांकि पूरी तो कहना गलत बात होगी, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, मेजर चीज़ें। तो अब आपको कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए। एनी क्वेरीज? चंद्रमा से रिगार्डिंग अगर कुछ कुंडली एनालिसिस करी हो, जो पिछली बार बोला था। जी, जैसे सर आपने हस्त नक्षत्र के बारे में बताया कि वो लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं, तो ये हम लोग कैसे वो चंद्र का वो नक्षत्र देखना होगा हाँ, कि वो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, बाय बर्थ वाला वो नक्षत्र नहीं देखना। बाय आपका नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का ही नक्षत्र है। जैसे आपकी जो राशि है वो चंद्रमा की राशि है, आपसे पूछा जाए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, तो आप चंद्रमा का ही नक्षत्र देख के बताएंगे। ठीक है, जन्म नक्षत्र और जन्म राशि ये हमेशा चंद्रमा से ही देखी जाएंगी, हमेशा। ठीक है, क्योंकि नाम का निर्धारण जो होता है वो नक्षत्र से ही होता है। जो नामकरण संस्कार होता है वो भी नक्षत्र से ही होता है। ठीक है, तो जैसे सन के लिए आप लोगों ने कुंडली एनालिसिस करी है, अब सेम चार्ट पे आप चंद्रमा को देखिए। आपके पास वो चार्ट है ना से? हाँ, सर ये है टॉरस में ही है मून, सेकंड राशि में मून है 8वें घर में। 8वें घर में टॉरस में नहीं, अभी तो मिथुन राशि, अभी कौन सी राशि चल रही थी? मेष राशि की कुंडली चल रही थी। नहीं, हाँ जो मैंने एक और बताया था, मैं उनका वाले बता रही थी। अच्छा, ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं है। अब 8वें घर में, अच्छा दूसरे वालों का पहले बताइए, दूसरी कुंडली पहले बताइए। उनका वही मिथुन, ये है फोर्थ घर में थर्ड नंबर में मून। थर्ड नंबर में मून, मतलब उनकी मीन लगना है क्या? नहीं, नंबर 3 नहीं सर, थर्ड नंबर हो गया ना, थर्ड मिथुन हो नंबर गया। 2 1। अच्छा लग्न सर एक्वेरियस की मीन कितना नंबर लिखा है? 11। 11 कैसे होगा? 11 12 1 2 3 तो पंचम सॉरी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 5th हाउस में मिथुन राशि में चंद्रमा। जी। ठीक है, यही तो हो गया।
तो अभी 5th हाउस में चंद्रमा चले गए हैं। 5th हाउस अभी हमने समझा था किसका है? फिफ्थ हाउस, सिंह। हाँ, सिंह राशि है ना 5th हाउस, नैसर्गिक जी। सिंह राशि है। 5th हाउस इज बेसिकली व्हाट, द काल पुरुष की कुंडली की 5th राशि 5th हाउस है। ठीक है, अभी मिथुन राशि भूल जाते हैं, अभी 3rd नंबर को भूल जाते हैं। चंद्रमा कहाँ पे है? 5th राशि में, तो सन के साइन में, सन के हाउस में है। हाँ। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है भाई, डिसिप्लिन, यहाँ से भी डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होगा, है ना। 5th हाउस में क्या है? विद्या है। तो ऐसे व्यक्ति को रीडिंग करना अच्छा लगेगा, है ना। चंद्रमा इज 5th हाउस। अच्छा, आप कोई ऐसी कुंडली लाइएगा जैसी हमने आपको बताई है, मतलब वृष या वृश्चिक की। लेकिन आप लोग ढूंढेंगे कैसे? अभी आप लोगों के पास चैलेंज होगा ना ढूंढने वाला भी। चलिए, और सर कौन सी? कोई नहीं, छोड़िए उसको, छोड़िए, जो भी मिल जाए वही सही है। बेसिकली क्या है ना कि एक बार एक व्यक्ति का हो जाता है तो फिर सोचते हैं कि दोबारा मिले तो और अच्छा रहता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। लेकिन आप लोग इतनी कुंडली ढूंढेंगे कैसे? अगर मिल जाती तो वेल एंड गुड है, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अगर आपको मिल जाती हैं खूब सारी कुंडलियां तो बहुत अच्छा है, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जी। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। सही है, मेरे को तो आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा आपका। आओ। चलिए कौशिक जी, आप बताइए, आपका कोई चार्ट था? जो मैंने लेटेस्ट चार्ट भेजा था उसमें मून 6th राशि में 12वें भाव में गुरु के साथ। मून हमारा है 6th राशि, कन्या राशि में 12th हाउस में, कन्या राशि, जी, है ना। तो अब कन्या राशि में मतलब वर्गो, वही है ना, वर्गो साइन। अब एक बार देखना पड़ेगा क्या हस्त नक्षत्र में है। तो हस्त नक्षत्र आप उसमें अगर चेक कर सकते हो बेसिक डिटेल्स में जा करके, तो देखिए चेक करिए, नक्षत्र देखना आता है आपको। आप ग्रह स्थिति सब पे जाइए, स्क्रॉल करके हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करिए तो आ जाएगी। जी, समझ कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, वो हस्त नक्षत्र में है। उसकी जो डिग्रीज है ना वो बता रही हैं कि वो हस्त नक्षत्र में है। ठीक है, अच्छा। तो अगेन अभी हमें वो कुंडली मिल गई बाय चांस। तो अब आप बताइए कि क्या इनका टच जो है वो एकदम सॉफ्ट टच है, या हीलर ऐसा कुछ है कि जो इनके अंदर हीलिंग क्वालिटी है। हीलर नहीं भी है प्रोफेशन से, लेकिन फिर भी लोग इनसे कंसल्ट करने के लिए आते हैं या कुछ पूछने के लिए आते हैं। जी, मेडिसिन रिलेटेड आई थिंक फार्मासिस्ट है, सो मेडिसिन रिलेटेड ही बहुत सारे लोग पूछते हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, अभी हमने समझा था कि चंद्रमा रिलेटेड टू मेडिसिन, और अभी हस्त नक्षत्र में चला गया। अभी वो अपना काम कर रहा है अच्छे से, और ये काम ये करते रहेंगे, इनको ये काम सूट करता रहेगा, है ना। अभी ये अगर हीलिंग सीख लें तो इनके लिए कितना अच्छा है। अगेन यू कैन सी द जुपिटर इज ऑल्सो देयर इन द 12th हाउस, है ना। द पावर ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो कमिंग। इनके लिए हीलिंग कितनी अच्छी है। इफ ही कैन स्टार्ट हीलिंग, ही कैन बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल। सी कितना इजी है हमारे लाइफ को समझना, है ना। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स, द एनर्जी, क्योंकि वही शरीर में अंदर है, वही शरीर से बाहर है ना। भाई हमारे अंदर की जो
जो भी हार्मोन्स लिक्विड्स हैं वही शरीर के अंदर है, वही शरीर के बाहर है सारी चीज़ें। कोई ऐसा अनोखा तो है नहीं हमारा शरीर की हमारा ही शरीर है, बाकी कुछ बाहर यूनिवर्स में है ही नहीं, है ना। तो अगर हम बाहर की चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं तो हम अपने अंदर का भी एनालिसिस कर सकते हैं। और देखिएगा वो जिसको भी मेडिसिन देते होंगे उनको सूट करती होगी। जी ठीक है, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ हस्त नक्षत्र, है ना। अभी और कुंडली का थोड़ा आप लोग एनालिसिस करिएगा चंद्रमा की। कर्क राशि का चंद्रमा ढूंढिए अगर किसी का मिल जाए। वृषभ राशि का चंद्रमा देखिए किसका है। फिर वृश्चिक राशि का चंद्रमा ढूंढिए किसी की कुंडली में अगर आपको मिल जाए। स्कॉर्पियन का चंद्रमा, है ना, ऐसी कुंडलियां ढूंढिए। वो वृषभ राशि में चंद्रमा होना चाहिए। हाँ, 4 नंबर में चंद्रमा, 2 नंबर में चंद्रमा और 8 नंबर में चंद्रमा, और ये 6 नंबर में। हाँ बताओ कौन सा है, क्या है? सर वो जो मैंने पहले पूछा था वो वृषभ राशि में मून है 8th हाउस में। 8th हाउस में। अब अगर 8th हाउस को देखें तो वो उसका डिविएटेड पोजीशन है कि नहीं। लेकिन अगर राशि में देखें तो उच्च का चंद्रमा है। जी। तो दोनों अपोजिट चीजें हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में क्या होगा, मूड स्विंग्स। अच्छा, मूड स्विंग्स 8th हाउस में है ना, तो कुछ तो इफेक्ट देगा ना अपना हाउस भी, ठीक है। 8th हाउस का चंद्रमा बहुत व्यक्ति को स्केप्टिकल बनाता है, और अष्टम भाव में चंद्रमा अपने आप में एक टिपिकल पोजीशन है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति सरल नहीं होगा। जिसकी भी व्यक्ति की कुंडली है, ही शुड बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी, है ना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा तो मुझे लगा नहीं, ऐसा होगा। वो अगर कम हो रहा है तो केवल उच्च के प्रभाव की वजह से। जो उच्च का चंद्रमा का प्रभाव है ना, वो उसको बैलेंस आउट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अदरवाइज मतलब ये मून की पोजीशन जो है, अब देखना पड़ेगा क्या, उनकी तिथि देखनी पड़ेगी, पक्ष देखना पड़ेगा। नक्षत्र वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पड़ता है मैक्सिमम डिग्री तक, है ना। जनरली क्या होता है 10 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक रोहिणी नक्षत्र रहता है। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा होगा तो मतलब अपने पूरे एग्जॉल्टेशन पे है। तो चंद्रमा के हमको सारे पॉजिटिव साइंस मिलेंगे। अब इनकी मदर से अगर देखा जाए तो मदर शुड बी अ प्रोमिनेंट लेडी, है ना। तो जिस जातक की कुंडली है चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा है, तो मदर शुड बी अ प्रोमिनेंट लेडी, जी, है ना। आ गया हमारे पास में। अब ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। हमने देखा था आंखों का कारक कौन, चंद्रमा। तो ब्यूटीफुल आईज, ठीक है। और क्या क्या हमने देखा था, समझा था अभी चंद्रमा से रिलेटेड क्या क्या बातें करी थी। जैसे आपने तो एक मूड स्विंग वाली बात करी थी, और फिर आपने बोला था कि कफ की प्रॉब्लम रही, कफ से रिलेटेड चीजें हैं। अब अष्टम भाव क्योंकि मृत्यु स्थान है ना, तो वहां से वो भी रिलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कफ, है ना। मतलब वो एक्सॉल्ट है लेकिन फिर भी रहेगी प्रॉब्लम। देखिए अष्टम, देखिए 8th हाउस, हाँ बिकॉज ऑफ द हाउस, है ना। 8th हाउस जो हमारा मृत्यु स्थान है, वहां पे चंद्रमा बैठा है। डेथ हाउस में चंद्रमा रिलेटेड प्रॉब्लम तो रहेगी। भले एक्सॉल्टेशन है तो वहां पे दिक्कत है। तो सर इसमें हम लोग पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? दोनों लेना पड़ेगा। इसमें कहीं पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, कहीं पे निगेटिव होगा। कहीं पे उच्च का चंद्रमा अष्टम में कहीं पे ज्यादा निगेटिव करेगा। अब ये जो प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये और प्रोमिनेंट कर देगा उच्च का चंद्रमा। केवल इसको बचाएगा कौन, गुरु की दृष्टि। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तब इसको रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज इनको क्या होगा, इनको चेस्ट रिलेटेड, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
जब होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम जानते हैं क्या है उच्च के चंद्रमा में? यहाँ पे जब होगी तो बड़ी इंटेंस होगी। जैसे कभी कभी होता है स्लो स्लो काम होता है, आदमी धीरे धीरे बीमार पड़ता है, लेकिन उच्च का ग्रह ऐसी स्थिति में बैठा है जब तक नहीं दे रहा है तब तक नहीं दे रहा है, जब देगा तो फिर अचानक एकाएक ज्यादा पावर में करेगा काम। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है रिगार्डिंग टू चेस्ट एंड हार्ट, स्पेशली हार्ट। ठीक है, अब दशा अंतरदशा कैसी चलेगी उससे ये संबंध बनेगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, जिनकी भी कुंडली है तो आप देखिए, एक चीज और हम आपको बताएं, कुछ सूत्र हैं। हमेशा पहले कुंडली का पॉजिटिव चीज ही देखनी है। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में आपने कुंडली देखी और आप उसका निगेटिव पॉइंट बता रहे हैं, उसकी आपको उपाय के साथ में ही बताना है। अगर आपको उपाय नहीं आता आप उसको मत बताइए। बात समझ में आ रही है? ये कुछ आपको थंब रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं एस्ट्रोलॉजी में। अननेसेसरी टेंशन आप नहीं दे सकते किसी भी व्यक्ति को। अगर आपको उसका उपाय पता है तभी आप उसको प्रॉब्लम बताइए। अगर आप प्रॉब्लम बता के छोड़ देंगे वो बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है, अगर वो इधर उधर भटका और उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर आपका भी कर्मा कहीं ना कहीं उससे रिलेट हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें कुंडली में पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, गाइडेंस करनी है। ठीक है, हम किसी के मन को परिवर्तित कर दें ये बहुत असंभव के बराबर का कार्य होता है। ठीक है, किसी के मन को परिवर्तित करना, हृदय परिवर्तन करना, ये असंभव के बराबर का कार्य है। आप हृदय परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। आप किसी से आधे घंटे एक घंटे बात करके उसका हृदय परिवर्तित नहीं, एक्सपेक्ट ही मत करिए कि हम हृदय परिवर्तन का काम करने जा रहे हैं। यद्यपि आप कर रहे हैं फिर भी एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताइए, कंसल्ट करिए, उसको गाइडेंस करिए जब वो व्यक्ति पूछे आपसे। ठीक है, तब आप उसको बताइए। जैसे कोई चैलेंज चला हुआ तो आपको बताना है कि आपके में ये प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, या तो डॉक्टर का कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं तो उसको एस्ट्रोलॉजी या तो रेमेडी दीजिए, नहीं तो फिर कोई दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास उसको भेज दीजिए जो आपका ट्रस्टवर्दी हो, जो उसको सही डायरेक्शन दे, अननेसेसरी लूटपाट ना मचाए, है ना। इस बात को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। ठीक है, और बताइए कौशिक जी, इसमें क्या होगा? सेकंड राशि का 8th हाउस में चंद्रमा। सिग्निफिकेशंस देखिए क्या क्या है चंद्रमा के। टॉरस में है, वृषभ राशि में चंद्रमा है। अच्छा, हाँ, उच्च स्थान में। तो अब बताइए कि क्या सुंदर व्यक्ति है या माता सुंदर है ना। सुंदरता देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो दर्शना जी कंफर्म करेंगी ये चीज, सुंदर है व्यक्ति या नहीं है। व्यक्ति सुंदर है ना। और क्या है चंद्रमा से रिलेटेड सिग्निफिकेंस हमारा? क्या हम देवी जैसा आपने कहा था देवी, तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि दुर्गा माता के भक्त होंगे? हाँ बिल्कुल, हम गैस कर सकते हैं। गैस नहीं बोलेंगे, इसको प्रेडिक्ट करना बोलेंगे। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि देवी जी के प्रति रुझान या आसक्ति ज़्यादा हो, देवी जी की भक्ति करते हो, है ना। बहुत ज़्यादा। और वो स्पेशली होगी क्योंकि अष्टम हाउस है ना रिसर्च का। देवी अष्टम हाउस इज ऑफ अकल्ट, वहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो देगा ही देगा भक्ति, तो देवी जी की ही देगा, मतलब फीमेल डीटीज की ही देगा, प्रोमिनेंट है। और धीरे धीरे सारी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। और देखिए क्या सिग्निफिकेशन है।
क्या हम ये भी बता सकते हैं अगर पर्सन को कोई बिजनेस करना हो तो पेट्रोलियम जैसे आपने प्रोडक्ट्स में बताया दैट कैन बी हाँ ये भी बता सकते हैं। ठीक है, बिजनेसेस रिलेटेड टू चंद्रमा। अब ये दर्शना जी कंफर्म करें। ऐसे तो बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ऐसे उनका अपना बिजनेस भी है छोटा मोटा, बिजनेस ट्रैवल तो का ट्रैवल का। ट्रैवल का बिजनेस आ गया ना, आ ही जाएंगे। तीर्थ स्थल पे ले जाते क्या लोगों को? उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो वो तो होना ही है ना, माउंटेन, स्पेशली माउंटेन्स। माउंटेन्स के बारे में हो ही गया। जी 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 नहीं, लोगों को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं क्या? हाँ अष्टम भाव है ना, अकल्ट तंत्र मंत्र का भाव है, रिसर्च का भाव है। हाँ लगा हुआ है हमको। आपने जैसे आई को भी रिलेट किया था मुंह से। अब वृश्चिक राशि में चला गया ना, तो प्रॉब्लम दे दी ना उसने आंखों को। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं ठंडी जगह ज़्यादा पसंद होगी? हाँ बता तो दिया दशा जी ने, पहाड़ पसंद है, ठंडी जगह हो गई पहाड़, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है ना, एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स को जितना भी सिग्निफिकेशन होता है, प्लैनेट्स अपना सारा का सारा शो ही कर देता है। ठीक है, और डेविलिएटेड में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सारा सारा सिग्निफिकेशन। यही डेविलिएशन की प्रॉब्लम है। जैसे सन जैसे हमने देखा था त्रिकोण और काम त्रिकोण और धर्म त्रिकोण, वैसे ही इसकी स्पेसिफिक हाउसेस रहते हैं कि जहाँ पे देख लीजिए, हाँ वृषभ राशि एग्जॉल्टेड हो गई, 2 के बाद सीधे हस्त नक्षत्र आएगा 6 राशि में, कन्या राशि। भाव देखिए, अगर आप कुंडली में कोई नंबर नहीं लिखेंगे तब आप समझिए, अभी कुंडली बनी है, एक भी नंबर उसमें लिखा नहीं है। सेकंड हाउस वृषभ राशि, 6th हाउस वर्गो कन्या राशि, एंड 10th हाउस श्रवण नक्षत्र मकर राशि में। तो 2, 6 एंड 10, दिस इज द ट्रायंगल फॉर्मिंग हेयर, दिस इज द अर्थ त्रिकोण। मैं भूल गया, स्किप हो गया, आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया। दिस इज द अर्थ त्रिकोण। पैसा 2, 6 और 10, 2, 6 और 10, इन तीनों हाउसेस में क्या है कि अर्थ त्रिकोण बनता है। और यदि चंद्रमा ऐसे नक्षत्रों में बैठेंगे तो क्या बिजनेस अर्थ पैसा देंगे, धन योग बनाएंगे। दूसरे हाउस में चंद्रमा बैठेंगे तो क्या होगा, बहुत पावरफुल धन योग। भाई अर्थ लक्ष्मी है ना, सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड है, मतलब एक अच्छा वेट में, अच्छा 8th इज अ डिफरेंट। मतलब सेकंड, 6 और 10th 10th हाउस में होंगे तो बनाएंगे। नहीं, वो राशि में भी है तब भी वो इफेक्ट तो आएगा ना। देखिए राशि रोटेट करती है। हाँ हाँ, वो देखिए, मैं जब ब्लैंक चार्ट बताता हूँ तो वो नैसर्गिक राशि है, मींस द फंडामेंटल राशि एंड द हाउस आर सेम। ठीक है, जो काल पुरुष की कुंडली है वो मेष राशि की कुंडली है। काल पुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि की कुंडली है, सेकंड हाउस में ही सेकंड राशि पड़ेगी। ठीक है, अभी वो सेकंड राशि उनकी 8th हाउस में पड़ी है, पर वो सेकंड राशि का इफेक्ट तो रहेगा ना वृषभ राशि का, है ना, तो वो इफेक्ट तो रहेगा, वो उनको अर्थ की तरफ लेके तो जाएगा ही जाएगा, बिजनेस की तरफ, है ना। वो किसी भी हाउस में पड़ जाएगी, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, वो किसी भी हाउस में पड़ेंगी, वो अर्थ त्रिकोण तो बनाएंगी ही। ठीक है, अगर वही की अगर सेकंड हाउस में ही कंसाइड कर गई, अगर यही कुंडली उनकी मेष लग्न की होती, ऐसे कम समझिए आप, अगर सेम कुंडली उनकी मेष लग्न की होती तो सेकंड राशि सेकंड हाउस में ही पड़ती। हाँ ठीक है, सेकंड राशि सेकंड हाउस में ही पड़ती तो एक पावरफुल धन योग का निर्माण करती। चंद्रमा महालक्ष्मी जी, चंद्रमा बताया ना देवी जी हैं,
देवी और धन भाव है लक्ष्मी जी, पावरफुल धन योग। 6th हाउस। हाँ बताओ। हम सब में वही क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि वो पावरफुल धन योग का स्थिति बन रहा है, बट 8th हाउस उसमें अपना क्या रोल प्ले करेगा? 8th हाउस उसमें मेरा अपना ये रोल प्ले था। करेगा, उसमें बहुत सारा रोल प्ले करेगा। 8th हाउस का रोल ये हो जाएगा कि पहले उनको आना था धन उनके फैमिली से, अब उनका धन आ रहा है उनके ससुराल से। क्या ऐसा है? नहीं ससुराल से धन नहीं आ रहा है क्या? नहीं, मतलब शादी नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई है। शादी क्या उम्र है, मतलब एज, व्हाट इज द एज? आई थिंक 33। तो शादी क्यों अब नहीं है? मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन शायद 33 होगी। ओके, तो शादी होने दो, देखें धन आता है कि नहीं आता है ना। 2nd हाउस में देखिए क्या है, व्यक्ति अपने आप मेहनत करता है, फैमिली रिसोर्सेज हैं उसके। 8th हाउस में क्या हो जाता है कि मतलब अनप्रेसिडेंटेड धन आ जाता है। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड धन आ जाता है, कभी कभी बैठे बैठे धन मिल सकता है अच्छा। ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति को लोग कहेंगे कि आप हमसे धन ले लीजिए अपने आप स्वतः। तो क्या ऐसी पोजीशन में है जिनसे व्यक्ति कहते हो कि धन ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए? ऐसा जैसे आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर में कोई लोग अपना लोन कराने के भले ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपका उसी से रिगार्ड है, तो ये नहीं समझ में। मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी ना, व्यक्ति कहेगा हमसे धन लेके मेरा काम कर दीजिए, बैठे बैठे व्यक्ति को धन मिलेगा, है ना। व्यक्ति अपनी जगह पे बैठा रहेगा, पैसा खुद चल करके उसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8th हाउस का चमत्कार है। वो मृत्यु तो देता है, लेकिन उसके साथ भी बहुत कुछ देता है। ठीक है, एक्सॉल्टेड 6 and 10 में है। एग्जॉल्टेड तो केवल 2 में ही है। 6 और 10 में क्या है कि उसका अपना नक्षत्र अगर उसको मिल गया तो वो फेवरेबल पोजीशन है। भाई कोई व्यक्ति अपने ही घर में पहुंच गया तो फेवरेबल पोजीशन में है ना। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पे जाएंगे तो 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मून की अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो 4th राशि का स्वामी होता है। तो 4th हाउस का मून ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना। उसकी नैसर्गिक राशि है कर्क राशि के स्वामी है ना। तो 2 में है चंद्रमा या 4 में चंद्रमा है, 6th में हस्त नक्षत्र में चंद्रमा है, या कैप्रिकॉर्न में श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा है। ये सब अच्छी पोजीशंस है ना। और कुछ हो गया? समय तो ज़्यादा ही हो गया आज। चलिए कोई नहीं। जस्ट एक वन, हमने ये देखा राशि नंबर 2 ऋषभ है, तो उसके हिसाब से हम सेकंड भाव बोल रहे हैं, राशि और भाव तो अलग है ना। देखिए, जैसे अभी आप राशियों को भूल जाइए, जो हमारे हाउसेस हैं, भाव, वो फिक्स्ड हैं। वो क्या है? फिक्स्ड है। अब 1 नंबर लग्न में भी हो सकता है और 1 नंबर किसी भी भाव में बन सकता है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? लग्न कौन बनेगा, उदित होने वाली राशि पूर्व दिशा में। जिस समय जातक के जन्मकालीन में जो राशि उदित हो रही होगी वही उसके 1st हाउस में नंबर में लिख दी जाएगी। ठीक है, तो कभी भी हम जब प्रेडिक्ट करेंगे तो हम लेयर बाय लेयर चलेंगे। हम सबसे पहले प्लैनेट को देखेंगे, ठीक है, फिर हम उसके हाउस को देखेंगे, फिर हम उसकी राशि को देखेंगे कि किस राशि में है हाउस में। ठीक है, उसके बाद हम उसके कंजंक्शंस को देखेंगे, किस प्लैनेट्स के साथ में बैठा हुआ है। उसके बाद में हम एस्पेक्ट्स देखेंगे, कितने दृष्टियां पड़ रही हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हाउसेस हमारे फिक्स्ड हैं और राशि 1 से लेकर के 12 तक वो घूमती रहती हैं पूरे चार्ट में। तो वो किसी भी हाउस में कोई भी राशि बन सकती है।
ठीक है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चंद्रमा इनका मंगल कहाँ पे है, जिनकी कुंडली आप बता रही थी दर्शना जी? मंगल है मंगल सेकंड सेकंड में, मरकरी के साथ, 8th एट्थ हाउस, सॉरी 8th एट्थ राशि राशि के के साथ। साथ। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि डिले क्यों है मैरिज में। मैरिज में डिले दिखा रहा है ना। अब मेष राशि का स्वामी कौन, फर्स्ट राशि का स्वामी कौन है? मार्स। मार्स है, मंगल है। और देखिए 1 नंबर की राशि 7th हाउस में बनी हुई है, हाँ, स्पाउस के हाउस में। और आप हाँ। काउंटिंग करना शुरू करिए 1 से आगे की तरफ। देखिए मार्स कहाँ पे बैठा है, किस पोजीशन पे बैठा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और और सेकंड सेकंड हाउस हाउस। हाँ, पर वो 7th हाउस से कौन सी पोजीशन आ रही है 7 से 7 आ सेवंथ आ रही रही है। है। ना? फिर से काउंट करिए, नहीं, उसको seventh इंक्लूड से करिए। 8th आएगी, 8th हाउस में पहुंच गया ना। उस उस हाउस को भी काउंट करना होता है। यस, हमेशा हाउस को काउंट करेंगे, हमेशा प्लैनेट को भी काउंट करेंगे, हाउस को भी काउंट करेंगे जब भी काउंटिंग करेंगे। तो 7th से वो 8th में चला गया है ना, हाँ, डीले दे दिया उसने ना मैरिज का। 8th हाउस मतलब प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा ऑब्स्टिकल्स तो 8th हाउस ही है ना। अभी मंगली हो गया है, ये जो भी जातक है ये मंगली हो गया है। अब इसको मंगली से ही शादी करनी है, मांगलिक है ना। बट ऐसे चार्ट में मेंशन नहीं है कि वो मांग लेते हैं। बट वो मांगलिक है, प्रॉपर मांगलिक है। चंद्रमा से अगर आप देखेंगे तो 7th है मंगल, जस्ट ऑपोजिट है, अच्छा। प्रॉपर मांगलिक है। जो भी है स्पाउस, मतलब इनके लिए जो भी ढूंढना जाए मांगलिक ही ढूंढना जाए, ठीक है। चलिए, अब कब मुलाकात होगी हम लोगों की? सैटरडे, फ्राइडे। फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे व्हाट? फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे, राइट? चलिए, ओके। आई होप यू एंजॉयड द क्लास टुडे। सो चार्ट्स पे काम करके आइएगा। जो अगर कुछ हमें लगेगा कुछ ज़रूरी सा तो हम भेजने का, तो हम भेज देंगे आपको। चलिए, शुभ रात्रि, सीताराम। सीताराम। सीताराम।